हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2022 के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ जो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में चली थी। उनकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो मैं आपको पढ़ाऊँगी आराम से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम पहली न्यूज़ से यहाँ पे। ओके, तो पहली न्यूज़ है यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक की बात करेंगे। यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक कब से कब तक चला था? 1 to 7 Feb एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय एनपीसीआई एंड यूपीआई इकोसिस्टम। ठीक है, इन दोनों ने ऑब्जर्व किया क्या? यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक। चलिए जी, एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक जो 1 to 7 Feb चला था। इसका एम क्या था? इस वीक को चलाने का एम क्या था? टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीआई सेफ्टी शील्ड। ठीक है, फॉलो करना कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीआई सेफ्टी शील्ड। क्या मतलब है कि अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के बीच में, जो भी इसके कंज्यूमर्स हैं, जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनके बीच जो है अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये जो है ये ट्रांजैक्शन जो है ये बहुत ही सेफ है। ठीक है, कि उनको जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स होते हैं यूपीआई, जैसे हमें पता है जीपे है हमारे पास है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिससे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, मनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो जो पहली बार वो ऑप्ट कर रहा होता है उसको पहले डर रहता है कि ये सही होगा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इन्होंने ये अवेयरनेस वीक रखा ताकि लोगों तक ये पहुंचा पाए अपनी न्यूज़ की जी ये जो भी यूपीआई की ट्रांजैक्शंस है, जो भी यूपीआई के थ्रू काम हो रहा है वो सारा सेफली हो रहा है, वो सारा सिक्योरली हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। होल फेब मंथ को जो है यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ बोला गया। ओके, होल फेब मंथ को। चलिए एनपीसीआई की बात करते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 2008 एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ जो है यहाँ के वो है दिलीप एसपी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आ सकता है कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड अलॉन्ग विद पंजाब नेशनल बैंक पीएल अलॉन्ग विद पीएनबी, इन्होंने लॉन्च किया कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स इन पार्टनरशिप विद एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड along with Punjab National Bank launched contactless credit cards in partnership with NPCI। ठीक है, अब ये contactless credit cards ये जो है ये ऑफर हुए ऑन NPCI's रुपे प्लेटफॉर्म। ठीक है, NPCI's रुपे प्लेटफॉर्म पे जो है ये ऑफर हुए, और इस कार्ड के जो है इसके दो वेरिएंट्स या दो टाइप्स हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन सा? PNB रुपे प्लैटिनम एंड PNB रुपे सेलेक्ट। ठीक है, ये दो कार्ड्स, ये दो फॉर्म्स इसके हैं। कार्ड्स के दो फॉर्म्स, दो वेरिएंट, दो टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब पहले कार्ड की बात करते हैं। इसमें क्या खास बात है? ये ऑफर करता है क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹25,000 टू ₹5 लाख, एंड जो PNB रुपे सेलेक्ट है ये ऑफर करता है ₹50,000 टू ₹10 लाख। ठीक है, क्रेडिट लिमिट। ओके, यहाँ पे मैंने डैश दिया है तो ये समझ जाना ये क्रेडिट लिमिट है। ओके, तो ये कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स क्या है? अब मतलब हम एटीएम में जाते हैं, एटीएम मशीन में डालते हैं, वहाँ से फिर तब जाके पैसे नहीं। यहाँ पे जो है इसमें ऐसा सिस्टम लगाया गया, कार्ड दूर से ही दिखाओ मशीन को, वो वहाँ पे सारी जो भी सिस्टम है उसका वो वहाँ पे पैसे हमें अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश selected best state tableau of 73rd रिपब्लिक डे परेड 2022। देखिए, जब रिपब्लिक डे में हमें पता ही है रिपब्लिक डे में परेड्स होते हैं और डिफरेंट स्टेट्स अपने टैब्ल्यू, अपने मॉडल्स लेके आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट थीम्स के साथ। ठीक है, कि कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या नहीं हुआ था हमारे पास्ट में, तो वहाँ पे वो शो करते हैं थ्रू मॉडल्स, है ना। तो उत्तर प्रदेश स्टेट ने जो अपना एक टैब्लू, अपना मॉडल प्रेजेंट किया था, उसको जो है बेस्ट स्टेट टैब्लू मिला कब? 73rd रिपब्लिक डे परेड 2022 में। यानी कि हमारा जो
2022 में 73rd था रिपब्लिक डे, ठीक है, 73rd रिपब्लिक डे 2022 में जब मनाया गया तो उस दिन जो है यूपी को बेस्ट स्टेट टैब्लू मिला, ठीक है। क्यों मिला, किस बात पे मिला, क्योंकि उनका टैब्लू थीम जो था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम, उनका मॉडल जो था वो इस बेसिस पे था, ठीक है। तो ये जो है सिलेक्ट किया गया बेस्ट स्टेट टैब्लू। अब यहाँ पे यूपी की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि रिपब्लिक डे पे जो है डिफरेंट स्टेट्स यूटीज प्रेजेंट करती है। अब 73rd रिपब्लिक डे 2022 में जो था उस दिन 12 स्टेट्स और यूटीज ने जो है वहाँ पे अपना मॉडल, अपना टैब्लू प्रेजेंट किया था और उन्हीं में से जो है यूपी फर्स्ट आई, ठीक है। चले यहाँ पे देखते हैं सेकेंड एंड थर्ड की भी बात करते हैं। कर्नाटका को सेकेंड प्लेस मिली टैब्लू, जो उनके टैब्लू का जो थीम था वो था क्रैडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। एंड मेघालय की बात करेंगे तो उनको थर्ड प्लेस मिली, उनका टैब्लू जो था उसका थीम जो था वो था मेघालय 50 years ऑफ स्टेटहुड एंड इन ट्रिब्यूट टू वुमेन लेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एसएचजीज, ओके। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी। चलिए ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। यहाँ पे जो है मैंने लिखा हुआ है ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर नव योजना, ये जो है यहाँ पे आप नोट डाउन करिएगा, ये है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर नव योजना, ओके। इनको लॉन्च किसने किया, राजीव गांधी ने। इस स्कीम को जो है किसने लॉन्च किया, राजीव गांधी ने। किस स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, ओके। कब लॉन्च किया, 3 Feb 2022 में, ठीक है। अब अगर इस राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर नव योजना की बात करेंगे तो ये अनाउंस की थी सीएम भूपेश बघेल ने कब, जुलाई 28, 2021 में, ठीक है। लेकिन फिर लॉन्च कब हुई, 3 Feb 2022 में, किसने की, राजीव गांधी ने, ठीक है। अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम का मोटिव क्या था, फाइनेंशियल असिस्टेंस किनको, लैंडलेस वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज को। कितना अब फाइनेंशियली उसको मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, तो मतलब पैसों की बात हो रही है ना, तो कितना देना, ₹6,000 पर ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनकी बजट की बात करें, इनका टोटल बजट जो है वो ₹200 करोड़ था, ठीक है। यहाँ पे जो है किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक लॉन्च किसने किया या फिर अनाउंस कब किया गया था, है ना, जुलाई 28, 2021, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। लॉन्च ये 3 Feb 2022 में एंड जो अनाउंस हुआ था ये जुलाई 28, 2021 में, ओके। चलिए जी बात करते हैं हम कर्नाटका बैंक की। कर्नाटका बैंक को एक अवार्ड दिया गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, DX 2021 अवार्ड्स, ठीक है। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जो है इसको किसने दिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ओके। चलिए जी, अब ये अवार्ड मिला, ऐसा क्या था कर्नाटका बैंक में जो इनको ये अवार्ड मिला, इनका एक इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस इनकी थी, वो थी KBL विकास जिसका नाम था, ठीक है। अब ये KBL विकास की बात हो रही है तो इसके बारे में बात करते हैं। वहाँ के CEO जो इस कर्नाटका बैंक के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनका नाम है MS महाबलेश्वरा, उन्होंने बोला कि KBL विकास जो है वो हमारे बैंक में लॉन्च 2017 में ही हुआ था, ठीक है। लेकिन अवार्ड इनको कब मिला, Feb 2022 में, ठीक है। लेकिन इस बैंक में जो है ये KBL विकास लॉन्च 2017 में ही हुआ। ये किसने बताया, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जिसका नाम था MS बलेश्वरा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसी बैंक की। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, ठीक है, KBL नेक्स्ट नाम रखा उन्होंने, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जो पार्ट ऑफ वेव सेकंड ऑफ KBL विकास, ये इसकी वेव सेकंड का पार्ट है, कौन, KBL नेक्स्ट, जिससे जो है ये बैंक जो है ये इमर्ज होगा एज डिजिटल बैंक ऑफ फ्यूचर, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम रिसेंटली लॉन्च करने वाले हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जिसका नाम जो है KBL नेक्स्ट है, ये सेकेंड वेव है KBL विकास की, ठीक है, पार्ट ऑफ सेकेंड वेव ऑफ KBL विकास, ताकि ये बैंक जो है ये इमर्ज हो सके एज द डिजिटल बैंक ऑफ फ्यूचर, ओके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपने सुना होगा, जो
की बनाया गया है बहुत पहले। तो इसके बाद अब नया एक स्टैचू बनाया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बात करते हैं तो इनॉग्रेटेड बाय किन्होंने किया था, पीएम मोदी। कहाँ पे? इन तेलंगाना। ओके, कहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी? तेलंगाना। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, चलिए आगे बात करते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है ये मेड इन चाइना है। ठीक है, चाइना से बना के लाया गया है। ये 216 फीट टॉल है। ठीक है, इसकी हाइट जो है 216 फीट है। यहाँ पे जो है ये अमंग द टॉलेस्ट मेटलिक सिटिंग स्टैचूज इन वर्ल्ड है। ठीक है, ये दुनिया के जितने भी टॉलेस्ट मेटलिक सिटिंग स्टैचूज है ना वर्ल्ड में, ये उनमें से है। अब यहाँ पे देखेंगे टॉलेस्ट मेटलिक सिटिंग स्टैचूज में से जो है ये सेकेंड नंबर पे आता है। और ये जो है ये 5 मेटल्स का बना हुआ है, यानी कि ये किसी सीमेंट, ईंटें, रेत इसका नहीं बना हुआ है, मेटेलिक है। और इसमें जो है 5 मेटल्स का यूज़ हुआ है। एंड जो है सेकेंड मेटेलिक स्टैचूज ऑफ वर्ल्ड है अमंग। ठीक है, चलिए फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे वो जो है ग्रेट बुद्धा का है, वो है 302 फीट। ओके, चलिए जी, यहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता है वो इन द मेमोरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाया गया था। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं, ये इन द मेमोरी ऑफ 11th सेंचुरी भक्ति सेठ श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, ये इनकी मेमोरी में बनाया गया। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे अब इसकी स्टैचू की इनॉग्रेशन की बात करेंगे। पार्ट ऑफ 12 डे सेलिब्रेशन ऑफ श्री रामानुजान 1000th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, रामानुजान की का जब 1000th बर्थ एनिवर्सरी था, वो 12 डे सेलिब्रेशन चला था। उन्हीं 12 डेज के दौरान जो है इस स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया। अब ये जो है ये 45 एकड़ कॉम्प्लेक्स में जो है लोकेट करता है इन आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद। ओके, कौन सा? ये स्टैचू लोकेटेड इन 45 एकड़ कॉम्प्लेक्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद। ओके, चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं फाउंडेशन स्टोन जो इसकी है वो लेड इन 2014। इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है 2014 में डाली गई थी। ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। डोनेशन जो अब 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो हम सोचेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट का, नहीं, इसके डोनेशन जो है वो फ्रॉम डिवोटीज ग्लोबली। इसके डिवोटीज जो है ग्लोबली उनके डोनेशंस थे, जो 1000 करोड़ प्रोजेक्ट था। ओके, चलिए अब इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ठीक है, श्री चिन्नाजियर स्वामी। श्री चिन्नाजियर स्वामी जो थे वो इसी श्री रामानुजाचार्य आश्रम के एक मेंबर थे। ठीक है, ये मेंबर है, इन्हीं ने कॉन्सेप्ट दिया इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि श्री रामानुजाचार्य का है। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी न्यूज़ देखते हैं। अक्षय कुमार को अपॉइंट किया गया एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड अहेड ऑफ 2022 असेंबली इलेक्शंस। इनको अपॉइंट किया गया एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। किन्होंने अपॉइंट किया? बाय सीएम ऑफ उत्तराखंड, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अपॉइंटेड बाय सीएम ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी। ओके, अक्षय कुमार की ही बात करते हैं। 2017 में अक्षय कुमार को ही अपॉइंट किया गया था एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छता अभियान। कहाँ पे? उत्तराखंड में ही। ओके, स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को 2017 में बनाया गया। कहाँ का? उत्तराखंड का ही। ओके, चलिए जी, यहाँ पे अब बात करते हैं 2021 की। भी आ सकता है क्वेश्चन, किसी भी टाइप के पूछ सकते हैं। इन 2021 इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत जो है कहाँ के थे? रूरकर उत्तराखंड के। उनको अपॉइंट किया गया था एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। 2001 में ऋषभ पंत जो कि क्रिकेटर थे उनको अपॉइंट किया गया था एज ब्रांड एम्बेसडर। एंड अक्षय कुमार को 2022 में ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड अपॉइंट किया गया। चलिए जी, 2021 में अगर हम फीमेल की भी बात करेंगे, जिनका नाम वंदना कटारिया था, वो फील्ड हॉकी प्लेयर थी। उनको ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंटर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम फॉर कहाँ से? कहाँ का? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? वंदना कटारिया, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंटर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम फॉर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अप्रूव किया सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इंडिया का फर्स्ट जियो पार्क जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया, कहाँ पे बनाना है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? एट लम्हेता विलेज, जो कि जबलपुर में है, ऑन बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरो दिया है जबलपुर। ठीक है, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के बारे में, तो मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सेटिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट, आप मध्य प्रदेश। इन विच विलेज, ठीक है, आप लम्हेटा विलेज आंसर दोगे, तो लम्हेटा विलेज कहाँ पे लोकेट कर? जबलपुर आंसर दे सकते हो, है ना। किसी भी टाइप का जो है वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे आप बात करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया ₹1.30 करोड़ जो इस पार्क को सेट करने में। ठीक है, अब इस इंडिया फर्स्ट जियो पार्क की बात करते हैं, ये कितने एकर्स ऑफ लैंड में, इसका एरिया की बात करते हैं, कितने लैंड एकर्स ऑफ लैंड में पड़ता है? 5 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट जो है ₹35 करोड़, ठीक है, बनाने में। चलिए जी, अब यहाँ पे बात करते हैं लम्हेटा विलेज के बारे में। थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लेके आई हूँ। इन 1828 AD फर्स्ट डायनासोर फॉसिल कलेक्टेड फ्रॉम लम्हेटा बेड। ठीक है, फर्स्ट डायनासोर फॉसिल कलेक्टेड कहाँ से? लम्हेटा बेड, बाय इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर जिनका नाम विलियम स्लीमैन था। विलियम स्लीमैन ने फर्स्ट डायनासोर फॉसिल कलेक्ट किया कहाँ से? लम्हेटा बेड से। कब? इन 1828। ये जो है ये लम्हेटा विलेज, ये जबलपुर, यहाँ पे माना जाता है कि डायनासोर्स के बहुत सारे फॉसिल्स मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे अब इसकी बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क की अप्रूव तो किया गया है, लेकिन इनको अप्रूवल कहाँ से मिला? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग। ठीक है, ओके, चलिए जी, इसके बाद दूसरी न्यूज़ देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं, बिकेम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न सपोर्ट एंटरप्राइज। चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो इंडिया के फर्स्ट यूनिकॉर्न सपोर्ट एंटरप्राइज बने। चलिए जी, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की 2021 रिपोर्ट रिलीज बाय हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया, इंडिया की रैंक जो है 3rd है। ठीक है, किस में? यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यूनिकॉर्न की रैंकिंग देखेंगे कि इंडिया कहाँ पे पड़ता है, जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 रिपोर्ट जो कि रिलीज़ की गई हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया ने, इंडिया की रैंक जो है 3rd इसमें आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फिर टॉपर कौन आया, सेकंड कौन आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यूएस जो है टॉप किया उसने, यूएस ने, उसके बाद जो है चाइना, फिर इंडिया 3rd रैंक पे। इंडिया ने किसको रिप्लेस किया है? यूके को, यूके 4th रैंक पे। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, दूसरी न्यूज़ देखते हैं। इसके बाद इंडिया फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर की बात करते हैं। फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर जो है किरण बेदी। ठीक है, उन्होंने रिसेंटली एक बुक रिलीज की जिसका नाम है फेयरलेस गवर्नेंस। ठीक है, फेयरलेस गवर्नेंस इन्होंने एक बुक रिलीज की जिसको लॉन्च किया इंदिरा नोई एंड प्रोफेसर देबाशीष चैटर्जी ने। ठीक है, बुक रिलीज किरण बेदी ने की, लेकिन बुक लॉन्च इंदिरा नोई एंड प्रोफेसर देबाशीष चैटर्जी ने की। ठीक है, ये जो है ये बुक रिलीज की गई विद QR कोड इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू लाइव फोटोज एंड वीडियोस। ठीक है, इस बुक में QR कोड्स भी लगाए गए ताकि एक्सेस हो जाए, लाइव फोटोज और वीडियोस देखने को मिल जाए। ओके, चलिए जी, इस बुक की बात करते हैं। यहाँ पे बुक किस पे अगर ये बुक लिखी गई तो किस पे लिखी गई? जर्नी ऑफ गवर्नेंस इन पौंडीचेरी 5 ईयर्स। ये जो किरण बेदी थी ये 5 साल तक लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी है, कहाँ की? पौंडीचेरी। इसने अपनी जर्नी के बारे में, जो इसने 5 साल की सर्विस वहाँ पे दी ना, इसने उसके बारे में इस बुक में लिखा है सारा। ठीक है, ये वहाँ की 24th LG थी एंड 5 साल की जो सर्विस में इसने जो भी कुछ वहाँ पे फेस किया, इसने उस सारे के बारे में लिखा इस बुक में। ठीक है, और ये बुक जो है पब्लिश बाय किन्होंने? डायमंड बुक्स। ओके, किन्होंने की? बाय डायमंड बुक। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना यहाँ पे कि मतलब कितने साल तक थी, तो 5 इयर्स यहाँ पे। ठीक है, या ये बुक को पब्लिश किसने किया, लॉन्च किसने किया, है ना, बुक का नाम क्या था, तो QR कोड्स किस लिए इसमें QR कोड का
क्या फंक्शन था लाइव फोटोज एंड वीडियोस का, है ना। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ पंजाब डॉक्टर एस करुणा राजू, ये IAS थे। इन्होंने इनॉग्रेट किया इलेक्शन मस्कट शेरा। ठीक है, कौन से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो पंजाब के थे जिनका नाम था डॉक्टर एस करुणा राजू, जो कि IAS है, उन्होंने इनॉग्रेट किया इलेक्शन मस्कट शेरा। ठीक है, इलेक्शन मस्कट शेरा, अब ये शेरा यानी कि टाइगर, लाइन है। ठीक है, लाइन की बात करते हैं हम, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ पंजाब। ठीक है, इन्होंने इसलिए इलेक्शन मस्कट रखा शेरा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ पंजाब। यहाँ पे आप बात करते हैं इसका एम क्या है, टू इंक्रीज वोटर अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन एंड प्रमोट एथिकल वोटिंग इन पंजाब असेंबली पोल्स। इस इलेक्शन मस्कट शेरा का एम ये रखने का क्या था, ठीक है, इसका एम था इंक्रीज वोटर अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन एंड प्रमोट एथिकल वोटिंग इन पंजाब असेंबली पोल्स। ओके, ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं जो जब इन्होंने इनॉग्रेट किया उस ओकेजन पे जो था, इनके साथ गेस्ट जो थे वो 5 पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ थे। ठीक है, इनॉग्रेशन के ओकेजन पे डॉक्टर एस करुणा राजू IAS जो हैं, उनके साथ जो गेस्ट थे वो 5 पर्सन्स थे विद डिसेबिलिटीज़। ओके, चलिए जी इसके बाद बात करते हैं इलेक्शन मैस्कट शेरा। ये प्रमोट अंडर हुआ सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रमोट हुआ ऑफ, ये जो प्रोजेक्ट है ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। ओके, कौन सा स्वीप प्रोजेक्ट है, ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। एंड स्वीप की बात करेंगे, ये कब स्टार्ट हुआ, इन 2009 एज फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर वोटर्स एजुकेशन। क्या, एज फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ ECI फॉर वोटर्स एजुकेशन, वोटर्स को एजुकेशन देने के लिए, वोटर्स को अवेयर करने के लिए। ठीक है, वोटर्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनका पार्टिसिपेशन इन वोटिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए जी इसके बाद बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। होयसाला टेम्पल्स कहाँ के हैं, कर्नाटका में। ये होयसाला टेम्पल जो कर्नाटका में है, ये नॉमिनेट हुए फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट। कब से कब तक, 2022 टू 2022 में। ये जो लिस्ट 2022-2023 तक इसी में जो है नॉमिनेट किया गया होयसला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका। ठीक है, चलिए जी एज क्या, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये कर्नाटका में कहाँ पे है, 3 जगहों पे, बेल्लूर, हेलबिड एंड सोमनाथपुरा में। ठीक है, कर्नाटका में होयसला टेम्पल जो है 3 जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। होयसला टेम्पल जो है ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। चलिए यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट के बारे में बात करेंगे। ये सिंस अप्रैल 15, 2014 की है। ठीक है, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट जो है ये कब की है, कब से आई हुई है, सिंस अप्रैल 15, 2014 की। ओके, चलिए जी इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे जो है हाल ही में 3 प्लेसेस को रीनेम किया, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 प्लेसेस को रीनेम किया। देखते हैं किन प्लेसेस को रीनेम करके क्या नाम रखा। होशंगाबाद का नाम रखा नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम रखा कुंदेश्वरधाम एंड बम्बई का नाम रखा मक्खन नगर। ओके, चलिए जी फेब 2022 में पे बात करते हैं लार्जेस्ट डायरेक्ट होम यानी कि DTH डायरेक्ट होम टाटा स्काई की बात करते हैं। इन्होंने खुद को रिब्रांड किया एंड क्या बनाया, टाटा प्ले, रिब्रांडेड इटसेल्फ और क्या बनाया, टाटा प्ले खुद को। चलिए जी कितने सालों के बाद इन्होंने खुद को रिब्रांड किया, आफ्टर 15 ईयर्स। एंड जो ये टाटा प्ले है ये होस्ट करता है कंटेंट फ्रॉम 13 लीडिंग ओवर द टॉप एप्स, OTT मतलब ओवर द टॉप एप्स थ्रू सिंगल यूजर इंटरफेस बिंज पैक्स। ठीक है, तो इन OTT एप्स में Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और भी बहुत सारी जो भी एप्स एप्लीकेशंस आती हैं, सारी लीडिंग एप्स, कंटेंट ऑफ टोटल 13 लीडिंग एप्स। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे आगे बात करते हैं लार्जेस्ट DTH जो है इन्होंने ज्वाइन किया पार्टनरशिप की नेटफ्लिक्स के साथ टू ऑफर न्यू ओवर द टॉप कंटेंट सेंटरिंग चैनल पैक्स। ठीक है, ओके जी, का फेब 2022 में। चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं टाटा प्ले जो है
अब रिसेंटली टाटा स्काई ने खुद को रिब्रांड किया एज टाटा प्ले, लेकिन टाटा प्ले जो है ये कब 2016 में फाउंड हुआ था, ठीक है। और जो है ये जॉइंट वेंचर किस किस का है, टाटा सन्स का इसमें 60% एंड द वॉल्ट डिज्नी कंपनी 30% विद सीमैक टीमासेक होल्डिंग सिंगापुर उनका जो है 10%। ओके, चलिए जी आगे बात करते हैं। इसके बाद सूरत की बात करते हैं। इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है सूरत में लॉन्च किया जाएगा। ट्वीटेड बाय किन्होंने बोला, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे जिनका नाम है दर्शना जरदोश टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2014। सूरत में इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा जो कि कंप्लीट बाय दिसंबर 2024 हो जाएगा। ये किसने बोला, ट्वीट किसने किया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे दर्शना जरदोश ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एक है, वो इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन रूट बनेगा। कहाँ से, मुंबई टू अहमदाबाद, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHRCL, इन्होंने जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कंस्ट्रक्टिंग द प्रोजेक्ट। किस प्रोजेक्ट की, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। किसने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है इसको कंस्ट्रक्ट करने की, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, चलिए जी इसके बाद बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 1 लाख करोड़, जिसमें से जो है 88,000 करोड़ फंड किया जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने, JICA जिसको बोला जाता है। ओके, किसने किया, 88,000 इसमें से जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने जो है फंड किया 1 लाख करोड़, जो इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है। ओके, चलिए जी आगे बात करते हैं। इसके बाद राहुल भाटिया की बात करें। राहुल भाटिया अपॉइंट किए गए एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जो कि कब फाउंड की गई थी, 2005 में, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, गुरुग्राम में। इंडिगो की बात हो रही है अलग से। ओके, जो राहुल भाटिया को है अपॉइंट किया गया एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो, ठीक है। ये जो है ये को फाउंडर एंड प्रमोटर ऑफ इंडिगो पहले से ही है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, फर्स्ट एवर मैनेजिंग डायरेक्टर। इससे पहले इंडिगो में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं था। ओके, तो कितने टाइम के लिए, पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब यहाँ के इंडिगो की CEO की बात करेंगे, वो कौन है, रेनोजॉय दत्ता, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, CEO ऑफ इंडिगो इज रेनोजॉय दत्ता। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जगदेश कुमार की बात करते हैं। जगदेश कुमार अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि UGC के चेयरमैन बनाया गया किसको, जगदेश कुमार को, फेब 2022 में, जो कि JNU के वाइस चांसलर रह चुके हैं। अब अपॉइंट किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स या फिर टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। या तो 5 साल के लिए इनको ये रखा जाता है पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65, ठीक है। अब जो फॉर्मर UGC चेयरमैन की बात करते हैं वो कौन थे, प्रोफेसर DP सिंह, जो कि फॉर्मर UGC चेयरमैन थे, जिनको अपॉइंट किया गया था कब, 2018 में। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वर्ल्ड कैंसर डे की बात करते हैं, जो कि 4 फेब को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे, इस दिन अवेयरनेस लोगों को दी जाती है अबाउट कैंसर, है ना। अब वर्ल्ड कैंसर डे जो है 2022 एक कैंपेन चलाई जाएगी 2022 टू 2024, ठीक है। अब यहाँ पे हम हर साल तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाते ही हैं, लेकिन अब इस बार क्या खास था, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे पे इन्होंने बोला कि 2022 टू 2024 पे एक कैंपेन चलाई जाएगी जिसका थीम जो है क्लोज द केयर गैप है, ठीक है। अब ये 3 ईयर कैंपेन फॉर इम्पैक्ट, अब हम ये 3 साल का कैंपेन है, इसमें जो है अलग अलग थीम्स जो है हर साल के। 2022 की बात करेंगे तो इसका इन्होंने रखा है रियलाइजिंग द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को रियलाइज करेंगे। 2023 का है यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन, सारे मिल के इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, कैंसर के खिलाफ। फिर 2024 में इन्होंने रखा है थीम इसका, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, जो भी पावर में है, जो भी हमारी पॉलिटिक्स में पावर में है, उन तक ये न्यूज़ पहुंचाई कि जितना हो सके इसके बारे में क्योर लाओ, जितना हो सके कैंसर हमारी यहाँ पे कम होना चाहिए, जितना हो सके हम इस डिजीज़ को इरेडिकेट करने की कोशिश करें। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड्स वेटलैंड डेज के बारे में, वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे के बारे में बात करते हैं, जो कि 2 फेब को मनाया जाता है। 2022 की बात यहाँ पे बात करेंगे, ये
फर्स्ट ईयर वर्ल्ड वेटलैंड डे विल बी ऑब्जर्व्ड एज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे तो 2 फेब को ही मनाया जाता है हर साल, लेकिन अगर 2022 की इसमें ऐसा क्या खास हुआ था? ये पहला साल था जब वर्ल्ड वेटलैंड डे को ऑब्जर्व किया गया था एज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे जो है ये एज ऑन 30 अगस्त 2021। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन दैट एस्टैब्लिशेस 2 फेब एज यूएन आईडी यूनाइटेड नेशन। अब फिर ये होता था 30 अगस्त 2021, लेकिन यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन जिसमें उन्होंने बोला कि हम ये डे जो है एस्टैब्लिश करेंगे 2 फेब एज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे। ठीक है, 2 फेब पे रखेंगे। ओके जी, यहाँ पे 2 फेब पे और एक चीज़ हुई है, मार्क एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स कब? 2 फेब 1971 में। ओके, एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स कब? 2 फेब पे ही हुआ, 2 फेब के दिन ही हुआ। कब? 1971 में। कहाँ पे? इन ईरानियन सिटी ऑफ रामसर, इन ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। ओके, अब यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या होता है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर जो है इसका थीम होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे की। ये कब मनाया जाता है? 1 फेब 2022 जो है। अब इस दिन भी क्या खास था? ये जो था 46th इंडियन कोस्ट गार्ड डे था। 46th इंडियन कोस्ट गार्ड डे था। कौन सा? फेब 1 2022। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो था ये इनैक्टेड हुआ था कब? 18 अगस्त 1978 में। इसके हेड की बात करेंगे, वो जो है डायरेक्टर जनरल वीएस पठानिया। 24th डायरेक्टर जनरल जो है किसके? इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं। ठीक है, डे की बात नहीं कर रही हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रही हूँ। वहाँ की हेड जो है वो है डीजी वीएस पठानिया। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वो है न्यू दिल्ली में। ओके, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। चलिए जी आगे बात करते हैं मार्टियर्स डे, शहीदी दिवस जिसको बोला जाता है। मार्टियर्स डे, शहीदी दिवस कब? जनवरी 30 में मनाया जाता है। ठीक है, अब 2022 में इसका खास क्या था? ये जो था 74th मार्टियर्स डे था। 2020 जो था वो 74th मार्टियर्स डे था। अब ये मार्टियर्स डे किसकी मेमोरी में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, जिसको जो है असैसिनेट किया गया था एट गांधी स्मृति इन बिरला हाउस बाय नथुराम गोडसे इन कब? 1948 में। ठीक है, यानी कि इसको शूट किया था ना नथुराम गोडसे ने। कहाँ पे? गांधी स्मृति इन बिरला हाउस, इसी दिन 30 जैन। इसीलिए ये जो है 30 जैन मार्टियर्स डे मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए जी आपको और एक मार्टियर्स डे देखने को मिलेगा मार्च 23 में। ठीक है, अब वो किसके लिए मनाया जाता है? किनकी रेस्पेक्ट में? भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर, जो कि हैंग डेथ किए थे ऑन दिस डे इन 1931। इनको जो है फांसी लगाई गई थी इसी दिन पे मार्च 23 पे 1931 में। और इसी दिन पे जो है मार्च 23 में भी मार्टियर्स डे मनाया जाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर। ओके, चलिए जी आगे बात करते हैं। इसके बाद वर्ल्ड लेप्रोसी डे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे इंडिया में 2022 में वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट कब किया गया? 30 जैन। देखिए, जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी को। अब इस साल जो है 2022 में लास्ट संडे ऑफ जैन जो थी वो थी 30 जैन, वो 30 जैन पड़ गई। ठीक है, ओके, यही बात इसकी खास है, वरना ये लास्ट संडे ऑफ जैन जो है वो डेट कोई भी आ सकती है ना। तो लेकिन इस बार जो है 2022 में वो 30 जैन पड़ गई। ठीक है, तो अब यही इसके बारे में खास थी, क्योंकि ये जो थी डेट 30 जैन जो है वो डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी मनाया जाता है। इसीलिए जो है इस डे को हाईलाइट किया गया, न्यूज़ में लाया गया। ओके, इसका थीम जो है वो है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी रखा गया। क्या है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। वर्ल्ड लेप्रोसी डे का थीम जो है वो है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ओके जी, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे मोनपा ट्राइब्स। ये एक ट्राइब है
किस कम्युनिटी, अरुणाचल प्रदेश की एक कम्युनिटी की एक ट्राइब है, कौन सी, मोनपा ट्राइब जिसका नाम है, वो सेलिब्रेट करते हैं टोरगिया फेस्टिवल। 3 days फेस्टिवल होता है, कहाँ पे, एट टवंग मोनेस्ट्री। कब, जनवरी 2022 में ये फेस्टिवल जो है मनाया गया। ओके, चलिए, इनका रिचुअल डांस जो इस दिन ये करते हैं उसका नाम क्या है, शूना छम। ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से फेस्टिवल्स किस ट्राइब ने मनाए फेब में, तो उस फेस्टिवल का रिचुअल डांस क्या था, है ना। ठीक है, कहाँ पे मनाया गया, चलो ये वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की जिन्होंने एक फेस्टिवल मनाया टोरगिया फेस्टिवल, वो किस जगह पे, टोइंग मोनेस्ट्री, है ना, आ सकता है। और वो फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है, 3 days, है ना। चलिए, यहाँ पे आप बात करते हैं 2022 की। 2022 में ऐसा क्या खास था, मार्क्स ए स्पेशल ओकेजन डुंग्युर टोरगिया। इस पे जो है टोरगिया फेस्टिवल, डुंगुर टोरगिया नाम था उसका, 2022 में मनाया गया। केम आफ्टर 3 years गैप, 3 साल के बाद जो है डुनगुर टोरगिया मनाया गया, कब, 2022 में। इसलिए इस ओकेजन को जो है मार्क किया गया एज स्पेशल ओकेजन, इसीलिए जो है न्यूज़ में आया। चलिए, लद्दाख ने सेलिब्रेट किया 2 days एनुअल स्पिटुगस्टर फेस्टिवल। ठीक है, लद्दाख सेलिब्रेट करता है, ओके, 2 day एनुअल स्पिटुगस्टर फेस्टिवल, कब, 30th and 31st Jan 2022, कहाँ, इन लेह एंड लद्दाख यूटी। इन ये जो है ये फेस्टिवल जो है इसमें डांस होता है मास्क लगा लगा के, मास्क डांस जिसका नाम जो है छम्स, मास्क डांस वहाँ पे जो है रिचुअल डांस है जिसका नाम छम्स है। पूछा जा सकता है कि लद्दाख में जो 2 day एनुअल वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है उसका नाम क्या है, स्पिटुगस्टर फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये कब मनाया गया, इन 2022, 30th to 31st Jan। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे, लेह एंड लद्दाख यूटी में। और इसका जो है सबसे रिचुअल डांस की बात करेंगे तो मास्क डांस, उसका नाम क्या है, छम। ओके ओके जी, चलिए इसके बाद बात करते हैं एप्पल की। एप्पल को टाइटल मिला वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022। ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022 का टाइटल किसको मिला, वो एप्पल ब्रांड को मिला। किसने दिया, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो है वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022 का टाइटल एप्पल को मिला। ठीक है, इसका जो ब्रांड वैल्यू क्यों मिला इसको वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल, क्योंकि इसका ब्रांड वैल्यू जो है $355.1 billion। ठीक है, ब्रांड वैल्यू जो है $355.1 billion, इसलिए जो है इसको वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का टाइटल मिला। सेकंड किसको मिला, अमेजोन को, जिसका जो है ब्रांड वैल्यू 350.27 बिलियन $, एंड थर्ड गूगल को जिसका है $263.43 बिलियन। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूएबल ब्रांड की जो बात हो गई, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड की, जो कि टिकटॉक है। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड टिकटॉक है वर्ल्ड का। ओके, चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जीसलस कहाँ पे, इजुमुद्दीन, जीसलस इजुमुद्दीन जो है, सॉरी हो जाता है। ओके, जीसलस इजुमुद्दीन जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनालॉग इसको बोला गया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनालॉग वहाँ पे बनाया गया, कहाँ पे, इजुमुद्दीन में, जिसका नाम जो है जीसलस। ओके, कहाँ पे, नीदरलैंड्स में। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनालॉग है जो 500 मीटर लॉन्ग है एंड 70 मीटर वाइड है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करें कहाँ पे, इजुमुद्दीन में इसको इनॉग्रेट किया गया, और इनॉग्रेटेड बाय किसने, डच किंग विलन अलेक्जेंडर। किसने इनॉग्रेट किया, डच किंग विलन अलेक्जेंडर। कहाँ पे, इजुमुद्दीन, और नाम क्या रखा गया, जीसलस। ठीक है, इजुमुद्दीन में स्मॉल पोर्ट, इजुमुद्दीन जो है ये एक स्मॉल पोर्ट है इन पोर्ट ऑफ एम्स्टर्डम। ठीक है, ये एक स्मॉल पोर्ट है, कहाँ पे, इन पोर्ट ऑफ एम्स्टर्डम। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं दुबई की बात करते हैं। दुबई विल लॉन्च, अभी वो लॉन्च नहीं किया है, दुबई विल लॉन्च, ये न्यूज़ जो है फेब की है, तो फेब में ये बोला गया कि दुबई विल लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, जिसका नाम है द जेट। ठीक है, वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट जो है दुबई लॉन्च करेगा। ठीक है, दुबई लॉन्च करेगा। दुबई में एक फर्म है जिसका नाम है द जेट ज़ीरो एमिशन, उन्होंने अनाउंस किया दुबई में कि वो लॉन्च करेंगे
वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर। दुबई की एक फर्म जिसका नाम है द जेट जीरो एमिशन, उन्होंने अनाउंस किया कि वो लॉन्च करेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट जिसका नाम द जेट है। ठीक है, अब इस द जेट की बात करते हैं हम। इसकी कैपेसिटी है 8 to 12 पैसेंजर्स ये कैरी कर सकता है, और इसकी स्पीड जो होगी पानी पे 40 नॉट्स होगी। ओके, चलिए जी, यहाँ पे बात करते हैं द जेट जीरो एमिशन। इन्होंने साइन किया एग्रीमेंट किसके साथ? यूएई जेनिथ मरीन सर्विस एंड यूएस बेस्ड DWYN के साथ टू मैन्युफैक्चर द व्हीकल। इन्होंने साइन किया एग्रीमेंट यूएई जेनिथ मरीन एंड यूएस बेस्ड DWYN सर्विसेज मरीन सर्विसेज सॉरी, तो ताकि ये इस जो है इस व्हीकल को जो है जो ये फ्लाइंग बोट है जेट है इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, साथ में एग्रीमेंट साइन किया। चलिए अब इस जेट की बात करेंगे। इसकी इनॉग्रल फ्लाइट कब उठेगी? ज्यूरिंग COP28। कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो कि शेड्यूल टू बी हेल्ड इन दुबई 2023 में। जब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 दुबई में कब? 2023 में होगी। उसी दिन जो है इसकी इनॉग्रल फ्लाइट दी जाएगी। ठीक है, इस फ्लाइट की जो है इनॉग्रेशन होगी। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये सारा जो है समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे इंशाल्लाह MCQs भी करेंगे, उसके साथ रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।